Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and doing well at home and giving proper time to your studies. Okay students, today we will discuss the poetry section from your book and we will do your poem Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. It is a very nice piece of art and today we will discuss it thoroughly. And let's begin our lesson now. Students, before reading about your poem, I would like to tell you something about poetry, that what poetry exactly is and how you will deal with the poetry section. Poetry is basically a type of literature, or you can say it is artistic writing that evokes a concentrated imaginative awareness of experience or a specific emotional response through language chosen and arranged for its meaning, sound and rhyme. It means writer अपने imaginations, अपने thoughts, अपने emotions, अपना experience through words लोगों तक पहुँचाते हैं, readers उनको पढ़ते हैं और अपनी thinking standard के accordingly उसको assume करते हैं. अब writers जो हैं वो अपने time period से related भी लिखते हैं, यानी जो उनकी writing होती है, जो उनका piece of art होता है उसमें उनके time period का reflection भी होता है. I will give you the brief introduction of Robert Frost. He was an American poet and he was born on March 1874 and he died on January 1963 at the age of 88. And he was much admired for his depiction of rural life of New England. न्यू इंग्लैंड की जो रूरल लाइफ थी, देहाती ज़िंदगी थी, उसको बहुत ज़्यादा इसने अपने काम में डिपिक्ट किया है. अपनी पोइट्री जो कंपोज की है उसमें बहुत ज़्यादा डिपिक्शन है इन रूरल लाइफ की, आम लोगों की सादी ज़िंदगी की. एंड ही पोर्ट्रेड ऑर्डिनरी पीपल इन एवरीडे सिचुएशन. आम लोगों की जो मतलब ऑर्डिनरी सिचुएशंस में जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको बहुत ज़्यादा डिपिक्ट किया है. आम लोगों की आम जिंदगी बयान की है. सिंपलिसिटी शो की है अपने काम में. सिंपल वर्ड्स हैं. नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने काम में जो है शामिल किया है, यानी कि नेचर पर भी बहुत ज़्यादा लिखा है. और जो फेमस पोएम्स हैं द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग, जो कि आज हम पढ़ेंगे, फायर एंड आइस, नथिंग गोल्ड कैन स्टे एंड मैनी मोर. Now we will do the reading of the poem and I will read it once. Then I will give the explanation of the poem. But what you people have to do, you need to read it twice at home because to make good understanding with the hidden meanings of the words, you need to read it at least twice. 2 दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे घर में ताकि आपको जो इसके हिडन मीनिंग्स हैं, किसी भी पोएम को आपने हमेशा 2 दफ़ा पढ़ना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है उससे मतलब इन्हांस हो और आपको इजीली जो पोएम के थीम्स हैं, पोएम में जो भी पोइट कहना चाह रहा है आपको इजीली समझ आए. नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द पोएम. So let we start our reading with the first stanza. Whose woods these are, I think I know, his house is in the village though. स्पीकर यहाँ पर कह रहा है कि शायद मैं जानता हूँ कि ये जंगल किसका है. हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, कि उसका घर जो है वो गांव में है. यानी जो ऑनर है इस जंगल का, इन वुड्स का, वो यहाँ पर नहीं है, वो गांव में है. और शायद मैं जानता हूँ कि वो कौन है. बेसिकली स्पीकर इज़ थिंकिंग अबाउट हु ओन्स द वुड दैट ही इज़ पासिंग थ्रू एंड ही इज़ फेयरली श्योर ऑफ नोइंग द लैंड ऑनर. नेक्स्ट लाइन्स में कह रहा है ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वो मुझे यहाँ पर रुकते हुए नहीं देख सकेगा. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, कि उसका ये जो जंगल है ये पूरी तरह भरा हुआ है, ढका हुआ है बर्फ से, और मैं इसको खड़े होकर यहाँ पर देख रहा हूँ, तो वो मुझे यहाँ पर उसका जो जंगल बर्फ से ढका हुआ है उसको देखते हुए वो मुझे नहीं देख सकेगा. और यहाँ पर बेसिकली वो क्या कह रहा है, The owner's home is far away in the village, thus he is physically incapable of seeing the speaker pause to watch the snowfall in the forest. यानी कि वो यहाँ पर उसको रुके हुए नहीं देख सकेगा. नेक्स्ट स्टैंजा. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near.
क्वीर मीन स्ट्रेंज। यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि जो उसका छोटा सा घोड़ा है, यानी यहाँ पे वो अपने घोड़े को प्यार से पुकार रहा है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, कि उसको ये अजीब लग रहा होगा, उसको स्ट्रेंज लग रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा, हैरत में होगा, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि यहाँ पे तो कोई करीब फार्म हाउस भी नहीं है, तो हम यहाँ पर क्यों रुकें। क्योंकि बेसिकली होता है इस तरह कि जब भी लंबी ट्रैवलिंग पे जाएं, घोड़े पे जो सफ़र किया जाता है तो उसमें फार्म हाउस पे रुका जाता है रेस्ट करने के लिए। तो घोड़ा सोच रहा है कि यहाँ पे तो कोई करीब कोई फार्म हाउस भी नहीं है, तो मेरा जो मालिक है वो यहाँ पर क्यों रुक गया है। सो द स्पीकर थिंक्स his horse must find it strange to stop so far from any sign of civilization, कि ना कोई घर है, ना कोई सरसब्ज जो है वो जंगल है, क्योंकि अब बर्फ़ पड़ी हुई है तो सारा कुछ ऑफ कोर्स स्नोई हो चुका है, तो हम यहाँ पर क्यों रुक गए हैं। नेक्स्ट लाइन्स, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा, अब यहाँ पर जो स्पीकर है वो ये कह रहा है कि वो कहाँ पे रुका हुआ है, वुड्स और फ्रोज़न लेक के दरमियान में। जमी हुई जो नदी है, पानी था जो वो जम चुका है, इतनी ठंड है, और दूसरी तरफ ये जंगल है, इनके दरमियान में वो रुका हुआ है। एंड इट इज़ द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, इट माइट बी 21 दिसंबर, बिकॉज 21 दिसंबर जो है उसको कंसिडर किया जाता है कि लॉन्गेस्ट इवनिंग और द नाइट ऑफ द ईयर। तो वो कह रहा है कि ये जो मैं रुका हुआ हूँ, एक बहुत ही अंधेरी सी रात है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो चुकी है, ऊपर से जो है फ्रोज़न लेक है एक तरफ वुड्स हैं, वो भी जो है फिलअप हुए हुए हैं स्नो से, और इनके दरमियान में मैं खड़ा हुआ हूँ। तो मेरा लिटिल हॉर्स जो है वो उसको अजीब लग रहा है कि हम यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. What actually is happening in these lines? The horse is shaking his bells on its harness, and he's asking if the speaker has made a mistake by stopping. हॉर्स क्या कर रहा है, उसके गले में जो हॉर्नेस बेल्स हैं, जो कि हॉर्स के गले में होती हैं, वो घोड़े के गले में हॉर्नेस बेल्स उसको हिला रहा है, और इस तरह वो अपने ऑनर से कम्युनिकेट कर रहा है और उससे पूछ रहा है कि यहाँ पर रुककर कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, या क्या कोई मसला तो नहीं हुआ कि हम यहाँ पर रुके हुए हैं। क्योंकि जो हॉर्स है उसको ये जगह बहुत स्ट्रेंज लग रही है, बहुत मिस्टीरियस प्लेस लग रही है, यू कैन से अ हॉन्टेड प्लेस, अ काइंड ऑफ। तो लेकिन जो स्पीकर है उसको बहुत इंचांटिंग लग रही है, वो इसको देखना चाह रहा है, वो इसको सारे सीन को और वो जो फीलिंग्स वो फील कर रहा है उस सबको एब्जॉर्ब करना चाह रहा है अपनी सोल में। लेकिन जो उसका लिटिल हॉर्स है वो यहाँ से जाना चाह रहा है। नेक्स्ट लाइन्स आर, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। एक तो जो हॉर्नेस बेल्स हैं उसकी आवाज़ है, घोड़े की जो हॉर्नेस बेल्स हैं वो उसको शेक कर रहे हैं, उससे आवाज़ पैदा हो रही है, और जो इसके अलावा आवाज़ पैदा हो रही है वो इजी विंड, जो आराम से चलने वाली हवा है उसकी आवाज़ है। स्वीप कहते हैं झाड़ू को, या जैसे कोई भी कचरा उसको इकट्ठा करके एक तरफ करना। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहना चाह रहे हैं कि जो इजी विंड चल रही है एक ही लय में उसकी आवाज़ है। एंड डाउनी फ्लेक द स्पीकर लाइकन्स टू द फीदर ऑफ गूज डाउन। बेसिकली जो गूज है इट इज़ अ वाटर बर्ड, तो उसके जो पर हैं, फीदर्स हैं, वो जिस तरह गिर रहे हों तो उस तरह बर्फ़ के गाले नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ना कोई इंसान है और स्पीकर के अलावा ना कोई वहाँ पे घर हैं, मतलब बिल्कुल कोई आबादी नहीं है और कोई सिविलाइजेशन का साइन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा खामोशी है। तो उस खामोशी में हल्की सी भी जो आवाज़ पैदा हो रही है वो भी सुनाई दे रही है। तो इन चीज़ों की सिर्फ आवाज़ है। जो बेसिकली पोइट एक पोर्ट्रे कर रहा है सीन इमेजिनेशंस में, रीडर उसको फील करे कि कैसे वहाँ पे खड़े हुए महसूस हो रहा है, क्या क्या स्पीकर को सुनाई दे रहा है और किस किस्म की उसकी फीलिंग्स हैं जो वो वहाँ से नहीं जा रहा।
The last and the most important stanza of the poem. These woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. In these lines, the speaker is basically telling about his mental condition. जब वो वुड्स में वहाँ पे खड़ा हुआ है और उसको देख रहा है तो वो सीन उसको कितना एन्चांटिंग फील हो रहा है. एंड बेसिकली दिस लाइंस आर रिफ्लेक्टिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक दिस नेचुरल सीन एक्सर्ट्स अपॉन हिज इमेजिनेशन. कि इस नेचुरल सीन ने कितना मैजिकल जो है वो इसके ज़हन में रिफ्लेक्शन है, इसकी इमेजिनेशन में कितना ज़्यादा इसका मैजिकल रिफ्लेक्शन है. इट इज़ अ मोमेंट ऑफ वंडरमेंट एंड देयर इज़ समथिंग इन द वुड्स ब्यूटी that draws him in, lures him, encouraging him to abandon his anxious self-consciousness. उसको बिल्कुल मदहोश कर दिया है कि वो वहाँ पर रुकना चाह रहा है, वो वहाँ पर सोना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं इन डार्क लवली और डीप जो वुड्स हैं यहाँ पर ही रहूँ. लेकिन फिर अचानक से उसके जहन में आता है कि उसके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उसको पूरी करनी है और उससे पहले वो नहीं रुक सकता ज़्यादा देर. So basically, these lines refers to a long journey ahead before the speaker could go to eternal sleep of death, or you can say it is simply proposes that the speaker has many responsibilities to fulfill before sleeping or dying. उसको अपनी लॉन्ग जर्नी अपनी ज़िंदगी की कंप्लीट करनी है और यहाँ पे जो स्लीप है वो इटर्नल स्लीप को या डेथ के कॉन्सेप्ट को शो कर रही है. और स्पीकर जो है वो नहीं रुक सकता या वो रेस्ट नहीं कर सकता या अभी उसको मरने से पहले बहुत सारी अपने काम करने हैं, तभी वो एक सुकून की मौत मरेगा.